हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस तक का। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के आगे का टॉपिक। ओके, हमारा टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्ट 2 में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ओके, पार्ट 2 में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। देखो, पार्ट 2 में हमको लोगों को बेसिकली डिस्कस करना है, फर्स्ट आएगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, जो फर्स्ट आएगा हम लोगों का वो आएगा आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आएगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, नहीं, फर्स्ट आएगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आता है हमारे लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सॉरी, सेकंड आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, फिर आता है थर्ड हम लोगों को आएगा इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ओके, ये 3 टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, देखो, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होता क्या है। आयनाइजेशन होता है, मान लो हमारे पास एक एटम है, कई सेल से बना होगा, इसके चारों ओर जो होगा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। ओके, ये किसी एटम का हम लोगों ने बना दिया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो बेसिकली होता क्या है, इन लास्ट, देखो, इसकी जो मेनली डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इन्फिनिटी। ओके, आइए हम लोग समझते हैं क्या बोला अभी हमने। देखो, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कराने के लिए जो हम लोग एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। रिपीट, देखो, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जो हम लोग एनर्जी देते हैं या एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, देखो, और इसमें एक टर्म आता है न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड, मतलब कि सिंगल न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो आसानी निकलेगा, वरना कई सारे अगर पेयर में रहेंगे तो इतनी आसानी से वो रिमूव नहीं हो पाता। इसलिए आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं ज़रा। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल। ओके, ये होता है इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल एटम।
ओके, ये हो गया आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट फिर से देख लीजिए ना। देखो होता क्या है, इसमें कई सारे सबसेल होते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो इसको रिमूव कराने के लिए बाहर हमको लोगों को अगर इसको रिमूव कराना है तो हम लोग कुछ इसको एनर्जी देंगे, बिकॉज ये न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में रहेगा तो अपने आप तो रिमूव होगा नहीं, हम लोग खुद एनर्जी देंगे इसको रिमूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मतलब कि रिमूव कराने के लिए। तो इस एनर्जी को हम लोग बेसिकली कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, क्लियर? आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर। मान लो हमारे पास एम एटम है, इससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया तो एम प्लस एटम विल बी फाइंड। ओके, ये हम लोगों का रिमूव कराने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी कुछ हमने दी होगी। इसकी मान लो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है कुछ है, ये आयनाइजेशन एनर्जी E1 है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती। देखो एंडोथर्मिक क्या होता है, ऐसी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शनें होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसको कराने में एनर्जी हम लोग देते हैं। कोई रिएक्शन है मान लो, उसको प्रोसीड करने में अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी। अगर रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही, अगर एनर्जी हम लोगों की रिलीज हो रही है तब वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। क्योंकि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट में हम लोग दे रहे हैं एनर्जी, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक इन नेचर होगी। ओके, एंडोथर्मिक, ये क्लियर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसी में, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मान लो हमारे पास एक एटम है, हम लोगों ने इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, हमारे पास M+ बना। ओके, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी IE1। अब हम लोगों को M+ का है, डिफरेंट एटम ना हो, वही एटम हो जिससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया है। अब हमारे पास M+ है, अब इससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया। ओके, तब बनेगा M+2। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट हमारे पास न्यूट्रल एटम था, हम लोगों ने आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया। लेकिन हमारे पास चार्जेबल एटम है, कटाइन चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को इसको रिक्वायर्ड होगी। हम लोगों को पहले एटम से ज़्यादा एनर्जी से रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए हमको एनर्जी इसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड करेंगे तो M+2 M+3 में कन्वर्ट होगा, तो M+2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी। तो जो बेसिकली इसका मान लो आयनाइजेशन एनर्जी IE2 है। तो जो बेसिकली सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती हैं बेसिकली वो IE2 इज़ ग्रेटर देन IE1। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है सेकंड वाली ज़्यादा होती है, फर्स्ट वाली कम होती है। सेकंड वाली ज़्यादा होने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर M+2 है, और इसमें क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें से एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन होगा, तो इसलिए हमको हाईएस्ट एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा होगा। ओके, फिर आता है हम लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। फिर आता है फैक्टर, हमारे पास आता है फैक्टर। व्हिच फैक्टर, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को मतलब कि डिपेंड करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हम लोगों का आता है, फर्स्ट जो आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज फर्स्ट जो होता है एटॉमिक साइज। देखो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज पर भी डिपेंड करती है। मान लो साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हमको इसमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, अगर मान लो साइज किसी एटम का बड़ा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा, वो इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं
अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए हमको इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने पर। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी एक कंसेप्ट होता है, मतलब कि एक फैक्टर होता है। ओके, दूसरा फैक्टर हम लोगों के पास क्या आता है, दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। देखो दूसरा फैक्टर हम लोगों के पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट क्या है, जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो एस की बात हम लोग करें, एस अगर हाफ फील्ड है 1 है और फुल फील्ड है। अगर मान लो हम लोग को कोई एटम दिया गया सोडियम, अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें तब भी ये स्टेबल होगा, या तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है तब भी ये स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। मान लो हमको कोई 2 एटम दिए गए हैं, एग्जांपल के लिए मान लो कोई 2 एटम हमको दिए गए, एक का हमारे पास 4s1 आ गया और एक का हमारे पास आ गया मान लो 4p2। तो 4s1 जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा 4p2 से। आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी इसकी ज़्यादा हो जाएगी देन कंपेयर टू दिस। ये है कंसेप्ट, क्योंकि ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, ये है नहीं, ये पी या तो p3 होता, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 आते हैं, तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, इसलिए हाफ फील्ड है नहीं। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी 4s1 वाले की ग्रेटर होगी, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, और 4p वाले की लेस होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी में फिर हमारा वेरिएशन आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेरिएशन। देखो वेरिएशन क्या होता है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। फर्स्ट वेरिएशन होता है लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट हम लोग देखो लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारे पास रेडियस, देखो जब प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट पढ़ा था, जब तक वो नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ये कॉन्सेप्ट जल्दी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखकर इस वीडियो पर आएँ। ओके, देखो लेफ़्ट से राइट जाने पर हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बेसिकली जो न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है वो इंक्रीज करता है, और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इसका साइड डिक्रीज होता है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, अब साइड डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कराने में ज़्यादा हम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी आसानी से तो होगा क्योंकि अट्रैक्ट करे रहेंगे। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है लेफ़्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी लेफ़्ट से राइट जाने पर। सेकंड आता है टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में क्या होता है, देखो टॉप टू बॉटम जो हम लोग आते हैं, टॉप टू बॉटम जो हम लोग आएंगे, टॉप टू बॉटम जो हम लोग आते हैं तो क्या होता है, अप टू डाउन आने पर हम लोगों का रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब रेडियस इंक्रीज करेगा, मान लो साइज बड़ा हो गया रेडियस इंक्रीज, तो पॉजिटिव चार्ज का इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से, इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम देने पर हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा लेते हैं। इसलिए टॉप टू बॉटम आने पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती है ड्यू टू एटॉमिक रेडियस साइज इंक्रीज होने की वजह से। ओके, ये हमारा टॉप टू बॉटम वेरिएशन हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है आपका फैक्टर हो गया एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएशन हो गया आपका अलोंग द पीरियड, यानी कि लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अब इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रियल में। हीलियम जो होता है वो वन ऑफ द मतलब कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ये होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो होती है हीलियम की। ओके, और सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोग अगर बात करें तो वो होती है सीजियम। ओके, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम एंड सीजियम। सीजियम सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन पीरियोडिक टेबल, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन होल पीरियोडिक टेबल। सीजियम के हीलियम के सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है पीरियोडिक टेबल में, सीजियम की सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है पूरे होल पीरियोडिक टेबल में। ओके, ये कंसेप्ट। अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी बार जेईई मेंस में पूछा गया। मान लो हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब ये लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट है, तो आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड वो होगा लिथियम का इंक्रीज करेगा, लिथियम, बेरिलियम, नहीं सॉरी, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती। लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ये ऐसा। बेसिकली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग करेंगे 3 होता है, तो इसका आएगा 1s2 2s1। इसका जब करोगे 1s2 2s1, यानी कि इसका आएगा 2s1, इसका करोगे 2s2 आ जाएगा। ओके, इसका करोगे बोरान का 1s2 2s2 2p1, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान का 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। इसका करोगे तो 2p2 आएगा। इसका करोगे लिथियम का जब आप लोग करोगे, नहीं लिथियम का तो हो गया, नाइट्रोजन का जब आप लोग करोगे तो 2p3 आएगा। फिर ऑक्सीजन का जब आप लोग करोगे तो आएगा 2p4, 2p5 इसका आएगा एंड 2p6 इसका आएगा। ओके, अब देख लीजिए 2s1 एंड 2s2, तो ये तो सही है, यानी कि 2s1 तो लिथियम का तो सबसे छोटा रहेगा। ओके, उसके बाद आता है बेरिलियम और बोरान। देखो आसे नियरली कंपेयर करना, ये नहीं कि 2s1 तुम यहाँ का किसी और से कंपेयर करें, नियरली जो आसपास है। अब देखो इसमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाफ, मतलब कि इसमें p वाले में कम है, ये फुलफिल्ड है, तो ये डोमिनेट कर जाएगा बोरान से पहले, ये बोरान से पहले थोड़ा डोमिनेट कर जाएगा। ओके, लिथियम, बोरान बाद में आ जाएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन और नाइट्रोजन का चेक करते हैं। नाइट्रोजन 2p3 है, कार्बन 2p2, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2p2 2p3 फुलफिल्ड है, तो ये ज़्यादा आएगा। ये 2p6 लिख दो, सॉरी 2p6। ओके, तो ये आ जाएगा आपका कार्बन। ओके, ये कार्बन आपका ऐसे रहेगा। फिर 2p2, अब मान लो हमारे पास नाइट्रोजन का 2p3 है, ऑक्सीजन का कितना था 2p4, तो 2p3 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन से डोमिनेट कर जाएगा। ओके, तब ये ऑक्सीजन से डोमिनेट कर जाएगा। ओके, ये ऑक्सीजन से डोमिनेट कर जाएगा, सॉरी थोड़ा इशू था, ये ऑक्सीजन से डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन आएगा ये। फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन बचा। फ्लोरीन और नियॉन का कंपैरिजन करोगे तो फ्लोरीन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे 2p5 और ये 2p6, तो कोई दिक्कत नहीं फ्लोरीन में, क्योंकि नियॉन डोमिनेट करेगा,
फ्लोरीन से, फिर लास्ट में नियॉन आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर थोड़ा क्योंकि ये 2p6 था नियॉन, ये 2p5 था, तो नियॉन तो ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा। थोड़ा लिखे ले रहे हैं इसका सही ऑर्डर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो जिसका रियल ऑर्डर आएगा वो आएगा लिथियम, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। थोड़ा इसमें चेंज हुआ है, थोड़ा इसमें चेंज हुआ है बस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड अप्लाई हो गया था। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इससे जे में कई बार पूछता है, कई बार वो क्वेश्चन इससे जे में करेगा। अभी एक एग्जाम्पल होता है, मान लो हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का एक कंसेप्ट वही देख लीजिए दोबारा। एक एग्जांपल, मान लो हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस का पूछे तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन प्लस का ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी इसकी ज़्यादा होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। आयनाइजेशन एनर्जी ओके। अब हमारे पास ये हो गया कंसेप्ट। एक एक्सेप्शन केस होता है इसमें, आइए हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते। ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें एक एग्जांपल है एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन टाइप का है, थोड़ा एग्जांपल एक्सेप्शन का है। ओके, तो इसमें होता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। देखो ये टॉप टू बॉटम वाला केस है, देखो हम टॉप टू बॉटम लिखे दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। सॉरी, फिर से हम लोग नोट करते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ओके, ये था बोरान, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलिनियम। ये हम लोगों ने याद करने का तरीका क्या? बाबा, अली, गए, इंडिया, तेल लेने। ओके, ये याद करने का तरीका था। तो इसलिए में होता क्या है, अब टॉप टू बॉटम आ रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए इसकी, यानी कि ये होना चाहिए जो एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की। बट ऐसा होता नहीं है, एक्सपेक्टेशन इसमें रॉन्ग हो जाएगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा इसमें नहीं होगा। ओके, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसका जो निकल के आता है रियल में वो आता है सबसे पहले बोरान, तो इसका रियलिटी आती है। एक्सेप्शन तो आप एक्सपेक्टेड है, बोरान, तेलेनियम, गैलियम, एल्युमिनियम एंड इंडियम, ये निकल के आता है। ओके, इसको याद करने का मैंने अपना एक मेथड बनाया है। कैसे याद करेंगे? मान लो एक साधु हैं बाबा, कैसे याद करेंगे? वो अली के घर गए, उनके यहाँ एक सिस्टर थी, उससे पूछा उन्होंने कि अली कहाँ गए, तो सिस्टर आंसर करती है कि बाबा तेल लेने गए हैं अली। तो बाबा ने पूछा कहाँ, उन्होंने कहा इंडिया। तो इस तरह आप ये याद कर सकते हैं, बाबा तेल लेने गए हैं अली, इंडिया। ओके, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है। ओके, उसके बाद हम लोगों के पास एक और एक्सेप्शन का थोड़ा केस आता है, छोटा सा है। ये होता है एक था काशी गए संत प्रभु। तो इसमें और एक्सेप्शन नहीं होता, जो आपका एक्सपेक्टेशन था वही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डोमिनेट कर जाता है। संत लास्ट में पहुँच जाते हैं, बाबा पहले, प्रभु पहले पहुँच जाते हैं।
और प्रभु तो बड़े ही हैं संत से, तो काशी गए प्रभु संत, लास्ट में पहुंच जाएगा क्योंकि प्रभु संत से बड़े हैं, इस तरह आप याद भी कर सकते हैं। पर यहाँ से छोटा सा वेरिएशन होता है बस, और कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, अब उसके बाद हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मेटालिक कैरेक्टर, वेरिएशन देखेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटल, वेरिएशन हम लोग देखेंगे। और इसी आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू हम लोग देखो, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की गिव द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है इसमें अपोजिट होता है, इसमें नहीं होगा, नहीं देने की, नॉट। ओके, इसमें होती है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इसमें नहीं होती। अब आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट देखो, उसी से कंपेयर करोगे तब आप देखो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन वो देंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं आसानी से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्या था, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर है, मान लो आयनाइजेशन एनर्जी हमने कुछ दी, अगर ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी हमको। अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों को ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, टेंडेंसी ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी उन मेटल की कम होगी। अब वेरिएशन वही होगा, जिधर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उधर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट पकड़ा, ये होगा आपका कंसेप्ट। ओके, मान लो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जिधर डिक्रीज करेगी मेटालिक कैरेक्टर उधर इंक्रीज करेगा। ओके, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। अब इलेक्ट्रॉन जो आसानी से वो दे रहा तो आयनाइजेशन उनको कम देनी पड़ेगी, तो वो मेटल जिसकी आयनाइजेशन जो डिक्रीज करती है वो मेटालिक कैरेक्टर उधर इंक्रीज करेगा। तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये मेटालिक कैरेक्टर, ये आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसका वाइस वर्सा होगा। ओके, वाइस वर्सा क्या होता है, अब आयनाइजेशन एनर्जी जिधर इंक्रीज करेगी नॉन मेटालिक कैरेक्टर उधर डिक्रीज करेगा, क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है इलेक्ट्रॉन आसानी नहीं देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो आसानी से नहीं देंगे यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा लेफ़्ट टू राइट। अब वेरिएशन देख लीजिए, लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, अब आता है बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट और एसिडिटी का। बेसिसिटी अब बेसिसिटी क्या, देखो बेस की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लुईस बेस का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डोनर, जो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो बेसिक होंगे। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी थी, मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि जिधर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। यानी कि जो बेस होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनकी बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। और मेटल की भी यही प्रॉपर्टी थी, गिव द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जिधर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा यानी कि बेसिसिटी भी उधर इंक्रीज करेगी। अब इसका वाइस वर्सा, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिधर इंक्रीज करेगा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो एसिडिटी इंक्रीज, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिटी इंक्रीज करेगी
और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। कंपेयर करिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। ओके, आप लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा। आइए हम लोग इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। हम लोगों का टॉपिक था पीरियोडिक टेबल, पार्ट 1 बने हुए एटॉमिक रेडियस का हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर दिया है, जो फर्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करने मतलब कि इसमें हम लोगों ने एक ही टॉपिक डिस्कस हो पाया, ओनली आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोगों का क्या था आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जो एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और वैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जो आइसोलेटेड हो, गैसियस हो एंड न्यूट्रल हो। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियड एंड न्यूट्रल। ओके, फिर एक कंसेप्ट था हमारा, मान लो हमारे पास कई सारे सबसेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के हम लोग कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन रहेगा तो अपनी आसानी से तो निकल नहीं पाएगा, तो ये इसका मेटल के थ्रू रिएक्शन होगी। ओके, देखो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ती है, हम लोग एनर्जी क्या करते हैं, देते हैं। ओके, जिसमें देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हम लोगों को मिलती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोगों को एनर्जी रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद एनर्जी हम लोगों को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हम लोगों को प्रोसीड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब आता है दूसरा कंसेप्ट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सिंगल मेटल प्रोवाइडेड है। मान लो मेटल हम लोगों ने लिया, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, डेवलप हुआ, फिर आयनाइजेशन एनर्जी मान लो उसकी I1 है। अब उसी जो M+ चार्ज वाला एटम डेवलप हुआ हमारे पास, उसी से अगर हम लोग फिर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएं तो उसके लिए हमको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियर चार्ज जो है उससे अट्रैक्शन इसका और ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा IE2 जो होगी वो हमेशा IE1 से ग्रेटर होगी। कोई भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी। फैक्टर क्या क्या थे आयनाइजेशन एनर्जी का? फर्स्ट फैक्टर था एटॉमिक साइज़। देखो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और हमको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसलिए साइज भी मैटर करता है, साइज छोटा होगा तो पॉजिटिव चार्ज से इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए हमको ज़्यादा देनी पड़ती है। ओके, एटॉमिक साइज का भी कंसेप्ट लगता है। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे SPDF कुछ भी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों स्टेबल होते हैं। कंपेयर मान लो हमारे पास एक 4s1 है, 4p2 है, तो 4s1 डोमिनेट करेगा 4p2 से। देखो नियरली कंपैरिजन करना, यानी कि एक एटम 4s1 का है तो 4p3 वाला एटम आगे है तो उससे कंपेयर, नो, नियरली आस पास के एटम। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने प्रयास भी किया इसको समझाने का। उसके बाद आता है वेरिएशन। देखो वेरिएशन क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है ड्यू टू एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा बल्कि डिक्रीज करता है, सॉरी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से जो इसका अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से इसका अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे एनर्जी हमको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से निकालने पर। ओके, अब टॉप टू बॉटम की हम लोग बात करते हैं। जब टॉप टू बॉटम की हम लोग बात करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता न्यूक्लियर चार्ज का, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देते हैं तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है आसानी से। ओके,
फिर उसके बाद आता है हमारा थोड़ा एग्जाम्पल थे हाइड्रोजन और हीलियम में। इसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं था, हीलियम का ग्रेटर था, वैसे नॉर्मली रूल लगा था, लेकिन हीलियम इज़ द मोस्ट आयनाइजेबल एटम इन पीरियोडिक टेबल और सीजियम का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है पीरियोडिक टेबल में। सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला एटम सीजियम, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला एटम हीलियम इन पीरियोडिक टेबल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी जे मेंस में आपको पूछ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या था, एक एग्जांपल था, मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन था। इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया लास्ट। इसका मान लो 2s1 था, इसका 2s2, 2p1 था, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 हम लोगों ने इसका वेरिएशन किया था, निकाल लिया था। देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट लगा है, नियरली कंपैरिजन करना। मान लो ये 2s1 है तो ये तो रहेगा हाफ फील्ड। ओके, ये 2s2 था तो 2s2 ऑफ, क्योंकि हाफ फुल फील्ड है ये ग्रेटर होगा इससे। लेकिन 2p1 2p2 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ कंपैरिजन कर लो 2s2 और 2p1। अब ये 2p1 है लेकिन ये फुल फील्ड है, तो बेरियम बोरान से तो डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कंसेप्ट है, लेकिन नियरली कंपेयर करना, यानी कि लास्ट का आप लोग कंपेयर करें, ऐसा नहीं। उसके बाद एक एक्सेप्शन केस था, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलिनियम, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। तो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सपेक्टेड नहीं लगेगा। तो याद करने का तरीका मैंने बताया था, बाबा तेल लेने गए हैं अली इंडिया, ये याद करने का तरीका था। ये एग्जाम्पल पूछा जाता। एक था काशी गए संत प्रभु, तो प्रभु देखो यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन होता, प्रभु जो होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं संत से। ओके, संत जो है वो लास्ट में चला जाता है। फिर आया था हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो डिस्कस कर। उसके बाद सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेकंड की ग्रेटर होगी। अब मान लो हमारे पास N++ आ जाता तो वो और डोमिनेट कर जाता, वो इससे भी ग्रेटर हो जाता। ओके, अब इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक का कंसेप्ट आया था। देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है और नॉन मेटालिक। देखो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। अब इसको आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेटिव हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं। अब मेटालिक का वेरिएशन देखिए, देखो आयनाइजेशन एनर्जी की टेंडेंसी होती है तब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ना निकल रहे हो, लेकिन मेटल तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी हम लोगों को। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी जिधर डिक्रीज करेगी मेटालिक कैरेक्टर उधर इंक्रीज करना चाहिए, और इसका वाइस वर्सा, जिधर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी उधर मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ओके, ये कंसेप्ट था, ये था। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ओके, फिर इसमें आता था हम लोगों का बेसिसिटी और एसिडिटी। देखो बेस की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, अब मेटल की प्रॉपर्टी भी इलेक्ट्रॉन देने की थी, लेकिन जिधर मेटल इंक्रीज करेगा मेटालिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन मतलब कि बेसिसिटी उधर इंक्रीज करेगी। तो टॉप टू बॉटम बेसिसिटी इंक्रीज कर रही थी क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था। इसका वाइस वर्सा, एसिडिटी उधर इंक्रीज करेगी जिधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी उधर डिक्रीज करेगी, और एसिडिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। ओके, उसके बाद बेसिसिटी और एसिडिटी का कंसेप्ट हम लोगों का हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। अगर मान लो कोई टॉपिक में अगर आपको डाउट है, कोई भी टॉपिक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।